नमस्कार। कबीरा साहित्य अकादमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हिंदी नाटक यूनिट 8 के पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 19। 18 तक हमने पहले कवर कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे 19। इसके अंदर हम पढ़ते हैं 2019 से लेकर के आज तक के आए हुए सारे पीवाईक्यूज को संपूर्ण व्याख्या के साथ आप देख सकते हैं। इस क्लास को देख सकते हैं, पिछले क्लासेस को भी देख सकते हैं कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। और यूनिट 1 और यूनिट 7 हमने पूरा कवर कर लिया है। उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट ना करते हुए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का अपना पहला प्रश्न है आषाढ़ के एक दिन नाटक से। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन सा कथन मल्लिका के द्वारा कहा नहीं गया है। यानी यहाँ 5 कथन दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा कथन मल्लिका के द्वारा नहीं कहा गया है। यानी कि नहीं कहा गया है। यहाँ 5 में से 3 कथन ऐसे होंगे जो मल्लिका ने नहीं कहा होगा, किसी और ने कहा होगा। तो 2 कथन मल्लिका के हैं, हमें वही छांट लेना है कि मल्लिका का कौन कौन सा होगा। तो देखते हैं। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। तो अगर आपने आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ा होगा तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये पंक्ति जो है ये कालिदास की पंक्ति है। कालिदास इसमें आषाढ़ के एक दिन का जो नायक है। हालांकि जब आप पढ़ेंगे तो बहुत गंभीरता से जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि नायक है कौन। असल में कालिदास ही, क्योंकि हमारे मन में एक अवधारणा बनी होती है कि नायक जो होगा वो चरित्र उसका अच्छा होगा, या एक तरह से वो हीरो होगा, हीरो ही कहते हैं ना हम लोग। तो वो अच्छे चरित्र वाला इंसान होगा, वो किसी को दुखी नहीं करेगा। जबकि अंतिम में आप देखेंगे कहीं ना कहीं मल्लिका को उसने दुखी किया, और शुरू से अंतिम तक ही देखेंगे तो मल्लिका को उसने दुखी किया। तो समझ में नहीं आता कि नायक है कौन, विलोम नायक है या कालिदास नायक है। ये चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम नायक कालिदास को ही मानते हैं, तो कालिदास है। इसके बाद हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। तो ये कथन जो है ये मल्लिका का ही है। प्रियंगु मंजरी से ये बात जो है मल्लिका करती है। प्रियंगु मंजरी कौन है? कालिदास की पत्नी है, गुप्त साम्राज्य की कन्या है, और इन्हीं से कालिदास का विवाह होता है और दहेज स्वरूप कालिदास को कश्मीर मिल जाता है, अर्थात कश्मीर के शासक बन जाते हैं कालिदास। तो मतलब बी पॉइंट जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी जो है ये मल्लिका का है। तो बी जिसमें होगा उसको काट दीजिए। पहले में भी बी है, दूसरे में भी बी है, तो ये दोनों वैसे ही कट गया। और ए होना चाहिए तो ए किस में है? ए सिर्फ तीसरे में है, तो इसीलिए ऑप्शन 3 आपका वैसे ही सही हो गया। अगर आपने सिर्फ शुरू के 2 कथन को ही पहचान लिया तो आप आंसर तक वैसे ही पहुंच जाएंगे। चौथा कट गया, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें हमारा मतलब सिर्फ आंसर निकालना तो होता नहीं है। हम यहाँ व्याख्या के साथ पढ़ते हैं तो हम पूरा प्रश्न देखते हैं, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। जैसे हम अगर नाटक पढ़ रहे होते हैं तो नाटक का हम मूल तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए लाइन बाय लाइन हम उसे पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जो बेसिक होता है, किसका नाटक है, कितने अंकों में विभाजित है, प्रकाशन वर्ष क्या है, और मुख्य पात्र क्या क्या है, और अगर कथन भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो भी हम पीवाईक्यू में ही कर लिए होते हैं कई बार। ये सब कथन कई बार हमने कर लिया है पीवाईक्यू में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कथन पे मैं फोकस नहीं करता, बाकी उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स पे मैं फोकस करता हूँ। मैंने सुना है विश्वास नहीं होता। मैंने सुना है विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। तो ये कथन किसका है? तो अगर आपने नाटक पढ़ा होगा तो ये मल्लिका की माँ यानी अंबिका का कथन है। यानी सी भी होगा, तो सी भी है, ए सी। उसके बाद नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। ये भी जो है मल्लिका का कथन है। ये शायद, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट शायद ये उस समय का है जब मल्लिका को सूचना मिलती है कि कालिदास का विवाह हुआ है और गुप्त साम्राज्य की कन्या से। तो उस समय का शायद कथन है ये। उसके बाद यानी डी भी नहीं होना चाहिए, और चौथे में डी भी था। और अंतिम, थक गया हूँ, अब भी थका हूँ परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी। ये कथन जो है ये भी कालिदास का है। ये जब भीगते हुए वापस कालिदास कहाँ पे मल्लिका से मिलने के लिए जब आता है, साम्राज्य छोड़ करके, साम्राज्य कालिदास अंतिम में छोड़ देता है, तो जब वापस आता है तो उस समय का कथन है, कालिदास ने मल्लिका से कहा था। तो इसलिए ई भी होगा। तो ए सी और ई इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तो बेसिक फैक्ट हो गया कि हमने आषाढ़ के एक दिन के बारे में। अब देख लेते हैं आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है। तो आपको पता होगा कि ये नाटक जो है मोहन राकेश का है, और मोहन राकेश का 2 नाटक अपने सिलेबस में है। एक आषाढ़ का एक दिन जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1958, और दूसरा कौन सा है, आधे अधूरे।
ये विवाहित जीवन पे त्रासदी के ऊपर जो है एक तरह से लिखा गया है। शहरी विवाहित जीवन किस तरह से टूटता है उस पर आधारित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1969, इन दोनों का प्रकाशन वर्ष है। और इसको तो हम मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं, ये हमने बस ऐसे ही बता दिया। ये जो आषाढ़ का एक दिन है ये कुल 3 अंकों में विभाजित है, 3 अंकों में विभाजित है। और मुख्य पात्र इसके कौन कौन से हैं अगर हमें ये देखना हो तो मुख्य पात्र में है जैसे सबसे पहले तो कालिदास ही है, जिसको हम नहीं पाते हैं कि नायक है या विलेन है। कालिदास है। फिर अंबिका है। अंबिका कौन? मल्लिका की माँ का नाम अंबिका है। फिर एक पात्र मल्लिका। मल्लिका जो है, नायिका तो मल्लिका ही है, ये कंफर्म है, बस नायक वाले में कंफ्यूजन है। उसके बाद दंतुल, ये एक राज अधिकारी है जो गुप्त साम्राज्य का है। मातुल एक ग्राम पुरुष है। और निक्षेप ये भी ग्राम पुरुष है। विलोम एक है, ये भी जो है कविताएं लिखता है पर ये सफल नहीं हो पाता, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कालिदास क्या है, सफल विलोम कालिदास है और असफल कालिदास ही विलोम है, तो ऐसा माना जाता है। और रंगिनी ये प्रियंगु मंजरी के साथ गुप्त साम्राज्य यानी यहाँ से उज्जैनी से जो है ये लोग आई थी। संगिनी और अनुस्वार अनुनासिक ये 2 पात्र हैं। अनुनासिक और एक पात्र जो सबसे अंतिम में कह देते हैं ये प्रियंगु मंजरी, जिसका विवाह कालिदास से होता है। तो ये गुप्त साम्राज्य की कन्या थी। तो ये सभी पात्र थे आषाढ़ के एक दिन नाटक से। तो ये तो अपना प्रश्न हो गया और इससे बेसिक फैक्ट भी हमने देख लिया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चाणक्य द्वारा नहीं कहा गया? उसमें क्या था, मल्लिका द्वारा नहीं कहा गया था, और यहाँ क्या पूछा, चाणक्य के द्वारा कौन सा कथन नहीं कहा गया? यहाँ भी 5 कथन है और इसमें भी 3 कथन होंगे जो चाणक्य ने नहीं कहा है और बाकी 2 कथन ऐसे होंगे जो चाणक्य ने कहा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन सा है, फिर हम देखेंगे कि इस नाटक के बारे में देखेंगे, यानी ये कौन सा नाटक है। वैसे चाणक्य लिखा हुआ तो पता ही चल गया हो कि ये चंद्रगुप्त नाटक से है, और चंद्रगुप्त नाटक किसका है, तो प्रसाद जी का है, प्रकाशन वर्ष 1931 है। तो ये बेसिक हो गया। अभी आगे हम अंकों की भी बात करेंगे। इसमें देखें, पवन सेनापति मार्ग चाहते हो या युद्ध, मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है। तो ये कथन जो है चाणक्य का नहीं है, तो इसीलिए आंसर में ये पॉइंट सही हो जाएगा। अब ए कहाँ है ये देख लीजिए। ए सिर्फ जो है आपके तीसरे ऑप्शन में, अगर आप सिर्फ एक कथन जान लिए तो भी आप इसको सही कर लें, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन में ए है ही नहीं, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और आगे भी हम कथन देखते हैं, क्योंकि आगे भी हम देखते हैं, मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। ये कथन चाणक्य का है, और चाणक्य का कथन आप एक बार देख करके भी समझ सकते हैं कि ऐसा कथन कोई चाणक्य ही कह सकता है। तो बी पॉइंट सही है, यानी बी पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ ये चाणक्य का कथन है। दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटिया मेट करते हैं। यह कथन चाणक्य का नहीं है बल्कि चंद्रगुप्त का है, तो इसीलिए एक पॉइंट भी सही है, यानी ए सी होना चाहिए, ए सी है। उसके बाद वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। यहाँ जो है चाणक्य का कथन है, और ये बता रहे होते हैं कि ब्राह्मण राजा नहीं बनना चाहता बल्कि वो राजाओं को बनाना जानता है, और किस तरह से राजाओं का नियमन किया जाता है, यानी उन्हें व्यवस्थित किस तरह से किया जाता है वो जानता है। राजा बनाना जानता है, उन्हें नियमित करना जानता है, लेकिन खुद राजा बनना नहीं चाहता। तो यहाँ ये चाणक्य का कथन है, इसलिए पॉइंट भी गलत हो जाएगा, यानी डी भी नहीं होना चाहिए। और ई, मेरे इस अंतिम समय में भी क्या कुछ दान चाहते हो, तो हाँ ये पॉइंट जो है अभी चाणक्य का नहीं है, तो इसीलिए ए सी और ए सी ई सिर्फ ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं इस नाटक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रगुप्त जो है प्रसाद जी के 2 नाटकों में चंद्रगुप्त पात्र है जो अपने सिलेबस में लगा हुआ है, जिसमें एक तो चंद्रगुप्त है जिसमें मौर्य साम्राज्य वाले चंद्रगुप्त हैं, दूसरा ध्रुव सौमनी है जिसमें गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त हैं। दोनों का नाम चंद्रगुप्त से कन्फ्यूजन लोगों को हो सकता है कि किस चंद्रगुप्त की बात हो रही है। तो ये चंद्रगुप्त प्रकाशन वर्ष 1931 और किसके द्वारा, प्रसाद जी के द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी। और इनके अन्य नाटकों की चर्चा हमने पहले भी किया और एक शॉर्ट्स में भी जो है हमने बनाया है,
ये आप देख सकते हैं उसे कि जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटकों का क्रम हमने वहाँ दिया हुआ है एक शॉर्ट्स में, तो आप उसे भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। बाकी यह नाटक कुल 4 अंकों में विभाजित है। स्कंदगुप्त 5 अंकों में है और ये 4 अंकों में है। चारों अंकों का दृश्य भी याद रखना है कि कौन कौन से अंक में कितना कितना दृश्य है। तो जैसे पहले अंक में 11 दृश्य, दूसरे अंक में 10, तीसरे में 9 और चौथे में 14 दृश्य। तो ये याद करने का तरीका है कि 11, 10, 9 उसके बाद 14, तो इतने कुल दृश्य हैं, यानी कि 30, 40, 44 दृश्य जो है कुल चंद्रगुप्त नाटक में है। तो और बाकी पात्रों का तो हमने कई बार बात किया है, जैसे चाणक्य हैं जिनका नाम विष्णुगुप्त है, चंद्रगुप्त हैं, ये मुख्य पात्रों में है। इसमें से थोड़ा चयन करना कठिन रहता है कि चाणक्य नायक है कि चंद्रगुप्त नायक है, क्योंकि गुरु तो चाणक्य है, हैंडल वही चंद्रगुप्त को करते हैं। अगर चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त कुछ नहीं कर पाते उसमें, तो सारा गाइड जो है चाणक्य ने ही किया था। तो कन्फ्यूजन यहाँ भी है कि कौन नायक है। और फिर नंद है मगध का सम्राट, राक्षस जो मगध का अमात्य था। वररुचि ये भी जो है अमात्य हैं और ये भी तक्षशिला से पढ़े हुए थे, इसीलिए जो है जब चंद्रगुप्त और चाणक्य वापस तक्षशिला से आते हैं तो नंद कहता है कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो वररुचि कहते हैं कि नहीं, इनका परीक्षा लेने का अर्थ है हम तक्षशिला का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वररुचि भी तक्षशिला से ही पढ़े हुए थे, तो इसीलिए वो इन दोनों का परीक्षा नहीं लेना चाहते। लेकिन नंद कहता है कि साम्राज्य का जो धन है, यानी सरकारी धन का जो व्यय हुआ है, वो पता कैसे चलेगा कि सही जगह पे व्यय इसका हुआ है या फिर गलत जगह पे व्यय हो गया। तो ये जानने के लिए नंद परीक्षा लेना चाहता है। उसके बाद शकटार और जो आंभिक कौन है? आंभिक है तक्षशिला यानी कि सिंधु का जो है, गांधार का, नरेश का पुत्र, गांधार का राजकुमार। उसके बाद सिंहरण, ये मालव का राजकुमार है, मालव के सेनापति का, मालव के जो सेनापति थे वहाँ का उनका पुत्र है। पर्वतेश्वर, ये राजा पोरस जो कि सिंधु का राजा था, पंजाब का राजा पर्वतेश्वर था। उसके बाद सिकंदर जो कि यूनानी आक्रमणकारी था, फिलिप्स उसका छत्रप था। और मौर्य सेनापति, ये चाणक्य चंद्रगुप्त के पिताजी थे और मौर्य साम्राज्य यानी कि मगध में सेनापति थे। एनिसा क्रिटिश और गांधार नरेश जो कि जिनका पुत्र आंभिक था, और सेल्युकस जो कि सिकंदर का सेनापति था, और दंडायन एक तपस्वी ऋषि थे। उसके साथ स्त्री पात्रों की अगर हम बात करते हैं तो अलका है, सुहासिनी है, कल्याणी है, नीला लीला है, मालविका है, कार्नेलिया है मौर्य पत्नी यानी कि चंद्रगुप्त की माता जी, और एलिस जो कि कार्नेलिया की सहेली थी। तो ये कुछ पात्र थे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इन सब की यहाँ एक कथन दिया हुआ है और कथन हमें बताना है कि ये कथन किस नाटक से लिया गया है। जैसे, इन सब की जिंदगियों को चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ, क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। ये कथन किसका है, हमें यही बताना है। तो अगर थोड़ा भी किसी ने पढ़ा होगा तो अंदाजा लग जाएगा कि ये किसका है। तो ये कथन जो है आधे अधूरे का है, और आधे अधूरे से भी पूछ सकता है कि ये आधे अधूरे तो एक विस्तृत बात हो गई, इसमें से भी पूछ सकता है कि ये कथन आधे अधूरे में किसका है। हो सकता है अगली बार दे दे कि कथन दे दे और फिर लिख दे कि आधे अधूरे में ये किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है कहा गया है महेंद्र नाथ के द्वारा। महेंद्र नाथ ये अपनी पत्नी सावित्री से ये बात कहता है, और कि उसको ऐसा लगता है ना कि घर में उसकी कोई इज्जत है नहीं और वो बेरोजगार भी है। तो फिर एक रबर स्टाम्प की तरह से उसे लगा था, पहले लगा कि रबर स्टाम्प है, लेकिन फिर बाद में समझता है कि नहीं, रबर स्टाम्प भी नहीं है, क्योंकि रबर स्टाम्प की एक आवश्यकता होती है। बिना रबर स्टाम्प के भी अगर मोहर नहीं लगेगा तो वो वैलिड नहीं होता कुछ। तो उसे समझ में आया कि रबर स्टाम्प भी नहीं, सिर्फ रबड़ का एक साधारण टुकड़ा हूँ। तो ऐसा वो कहता है नाटक में, आप देखेंगे। तो ये कथन जो है आधे अधूरे का महेंद्र नाथ का है। और आधे अधूरे किसका नाटक है, तो अभी हमने पहले ही बात किया, मोहन राकेश का नाटक है। और प्रकाशन वर्ष क्या है, 1969। इसके प्रमुख पात्रों में है, जैसे महेंद्र नाथ तो हमने लिख लिया, इनकी पत्नी है सावित्री, बाकी इनका एक पुत्र है अशोक, और 2 बेटियां हैं, जो बड़ी का नाम बिन्नी है और छोटी का नाम किन्नी है। इसके साथ 3 पात्र और हैं, जगमोहन, जुनेजा और सिंघानिया। सिंघानिया बॉस है, जुनेजा महेंद्र नाथ का दोस्त है, और जगमोहन सावित्री का दोस्त है, ऑफिस में पहले ये काम करते थे। तो ये पात्रों के नाम थे। लेकिन प्रश्न पात्रों के नाम के साथ साथ एक तरह से और आता है
क्योंकि वो ये नाटक में शुरुआत के ही पृष्ठों में दिया हुआ है कि इस नाटक का पहली बार मंचन कब हुआ था, और मंचन अगर हुआ था तो निर्देशन किसने किया था, और निर्देशन के साथ साथ किस कैरेक्टर का किरदार किसने निभाया था ये भी पूछ लेते, क्योंकि वो नाटक के शुरुआत के पृष्ठों में दिया हुआ है। तो जैसे देखेंगे, इसका प्रथम मंचन, जो पहली बार मंचन इसका हुआ था, वो फरवरी 1969, यानी जिस वर्ष ये प्रकाशित हुआ था उसी वर्ष दिल्ली के दिशांतर नाट्य भवन में हुआ था। दिशांतर, इसको याद रखेंगे, दिशांतर में जो है इसका पहली बार मंचन हुआ था। और इसका निर्देशन किसने किया था? श्री ओम शिवपुरी जी ने जो है इसका निर्देशन किया था। शिवपुरी जी ने इसका निर्देशन किया था। और अगर बात करें तो जैसे इन्होंने निर्देशन के साथ साथ जो चार पुरुष के हमने नाम बताया, जैसे एक महेंद्र नाथ, जगमोहन, जुनेजा और सिंघानिया, इन चारों पुरुष का किरदार एक ही व्यक्ति निभाया था, क्योंकि नाटक में भी नाम लेके नहीं कहा जाता है, पुरुष एक पुरुष दो इस तरह से जो है चर्चा होती है। सभी जो पात्र आपस में बात करते हैं वहाँ पुरुष एक पुरुष दो इस तरह से लिखा हुआ है। तो चारों पुरुषों का किरदार, बस ऊपर का कपड़ा बदलता है व्यक्ति और पुरुष बदल जाते हैं। तो उसमें जो चारों पुरुष का किरदार है वो भी श्री ओम शिवपुरी जी ने, यानी कि निर्देशक जी ने ही निभाया था। और सावित्री यानी महेंद्र नाथ की पत्नी का किरदार सुधा शिवपुरी जी ने निभाया था। हो सकता है ये इनकी पत्नी हो। सुधा शिवपुरी जी ने सावित्री का रोल निभाया था। बाकी बिन्नी का रोल, जो बड़ी लड़की थी, उसका रोल जो है क्या नाम था उनका, एक सेकंड, बड़ी लड़की का रोल अनुराधा अनुराधा कपूर ने निभाया था। और छोटी लड़की यानी कि किन्नी का जो रोल था वो ऋचा व्यास ने निभाया था। और इसी तरह से जो लड़का अशोक था उसका किरदार किसने निभाया था? दिनेश ठाकुर ने निभाया था। दिनेश ठाकुर ने उस अशोक का जो है किरदार निभाया था। तो ये तो बेसिक बातें जो है इस नाटक से संबंधित थी। कब प्रकाशन हुआ था, कब जो है इसका मंचन हुआ था, ये सब हो गया, और प्रश्न भी कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखने में तो आसान लग सकता है, लेकिन करने में थोड़ा ज़्यादा कठिन है, क्योंकि यहाँ पूछ लिया किस अंक से कहा गया, और इस तरह का प्रश्न काफ़ी कठिन माना जाता है जहाँ ये पूछे कि किस अंक से ये पंक्ति कही गई है। तो ये देख लेते हैं, ये पूछा जाता कि किसने कहा है, तब तो ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भाषा से ही समझ सकते हैं कि ये किसी बड़े व्यक्ति या मतलब महापुरुष टाइप के व्यक्ति ने कहा, जिसमें महंत जी हैं। महंत जी ये कह सकते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि, न ही नीति न सुजन समाज। जहाँ धर्म में बुद्धि कुछ नहीं है, और जहाँ समाज भी जो है सुजान यानी कि बहुत जिसे विवेकी कह सकते हैं, विवेकी समाज नहीं है। ते ऐसे आपहु न से जैसे चौपट राज। तो यहाँ मतलब ऐसे ही जो है लोगों के साथ ऐसे ही चौपट राजा है। तो संदर्भित पंक्तियां अंधेर नगरी नाटक के किस अंक में कही गई हैं, हमें ये बताना है। तो ये एकदम फैक्चुअल सवाल है, तो इसमें हम बताते हैं कि ये छठे अंक की पंक्ति है, और महंत जी ने कहा है। बाकी अंधेर नगरी नाटक के बारे में भारतेंदु जी का नाटक है, और प्रकाशन वर्ष 1881। बाकी इसमें 6 अंक हैं। 6 अंकों के स्थान का क्रम पूछता, जो कि हम पहले क्लासेस में कई बार लिख करके बताए हैं कि शुरुआत जो है बाय प्रांत से होती है, जहाँ से गुरुजी आते हैं, फिर बाजार में भिक्षा मांगने जाते हैं, फिर वापस आके भिक्षा लेके जंगल में मिलते हैं, फिर राज्यसभा आता है जहाँ पे वो मुकदमा चलता है बकरी का, उसके बाद अरण्य आता है, और अरण्य के बाद अंतिम में शमशान वाला दृश्य आता है। तो ये 6 जगहों का नाम था। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ मिलान वाला प्रश्न है। इसमें एक तरफ पात्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ नाटक का नाम दिया हुआ है, और ये काफ़ी आसान प्रश्नों में माना जाता है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न करना बहुत आसान होता है। सिर्फ अगर पात्रों का नाम याद हो गया तो आप कर सकते हैं। प्रकाशन वर्ष वाला जहाँ सवाल पूछ लेता है वो भी आसान होता है। इनफैक्ट अंक वाला जो सवाल होता है वो भी आसान होता है। बाकी कठिन में वो आता है जो लाइन दे के पूछता है कि किसकी लाइन है, और सबसे कठिन ये कि किस लाइन कौन से अंक की पंक्ति है, ये कठिन है। और सबसे अंतिम में कठिन की बात करें तो पंक्तियों का जो क्रम दे देता है कि शुरू से बाद तक के
क्रम को लगाइए कि पहले कौन सा पंक्ति है, फिर बाद में कौन सा है, फिर कौन सा है। तो ये सबसे कठिन माना जाता है। और अगर सबसे कठिन टाइप का प्रश्न अगर किसी का छूटता भी है तो भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम से बाहर हो जाएगा, लेकिन जो प्रकाशन वर्ष वाला प्रश्न नहीं कर पाएगा वो एग्जाम से वैसे ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे आसान प्रश्नों में से माना जाता है। चलते हैं इसमें देखते हैं रामगुप्त। पता ही होगा कि ये ध्रुव स्वामिनी नाटक से का पात्र है। रामगुप्त जो है शासक रहता है, उसका भाई चंद्रगुप्त रहता है, और ध्रुव स्वामिनी का पति भी रामगुप्त है, जिससे बाद में मोक्ष यानी कि तलाक ले लेती हैं ध्रुव स्वामिनी। आलस्य ये भारत दुर्दशा की पात्र है। प्रियंगु मंजरी ये आषाढ़ का एक दिन का पात्र है, वो कालिदास की पत्नी। और दुर्जन जो है बकरी की पात्र है। तो अब देख लेते हैं पहले का चौथा कहाँ है। पहले का चौथा 2 में है और 4 में, यानी 1 और 3 वैसे ही कट गया। दूसरे का तीसरा सिर्फ 4 में है तो 2 भी कट गया। उसके बाद तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, तो ये पॉइंट जो है ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं एक नाटकों के बारे में, जैसे आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश 1958। उसके बाद बकरी सक्सेना जी का यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1974, प्रकाशन वर्ष 1974 है, सक्सेना जी का नाटक है। बाकी भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का है, 1980 का है, लेकिन 1880। लेकिन जो ब्रिज रत्न दास जी थे उन्होंने भारतेंदु पे पुस्तक लिखी भारतेंदु के ही नाम से, उसमें उन्होंने 1876 माना है। तो इसलिए ये भी याद रखना है कि 1876 1880 जो भी ऑप्शन में आए वही हमें सही लगा देना है। और ध्रुव स्वामिनी किसका है? प्रसाद जी का नाटक है। और ये प्रसाद जी का अंतिम प्रौढ़ है, यानी जो उनका सबसे उत्कृष्ट नाटक है वो माना जाता है ध्रुव स्वामिनी को अंतिम प्रौढ़। उत्कृष्ट नहीं कह सकते, प्रौढ़ मतलब जो प्रौढ़ को इसका हिंदी क्या बता सकते हैं, जैसे व्यवस्थित मान सकते हैं एक तरह से, कि जो अंतिम सबसे व्यवस्थित नाटकों में से था वो ध्रुव स्वामिनी था। और प्रकाशन वर्ष 1933 है। 37 में प्रसाद जी इस दुनिया से चले गए थे, 89 में उनका जन्म हुआ था, और 37 में 1889 में जन्म हुआ था, 37 में वो चले गए थे इस दुनिया से। तो ध्रुव स्वामिनी को उनको सबसे अंतिम प्रौढ़ नाटक माना जाता है। तो ये बेसिक बातें थी नाटक के बारे में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आज का ये अपना आखिरी प्रश्न भी है। ये प्रश्न भी जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक से है, यानी ध्रुव स्वामिनी, अब उसमें फिर बताना तो नहीं होगा, प्रसाद जी का है 1933। और पात्रों की बात करें, इस नाटक में कुछ पात्र हैं, जैसे रामगुप्त जो कि शासक है, ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया रहता है। उसके साथ साथ चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, खड़ग धारडी एक पात्र है, और फिर क्या है, सकराज है जो शकों का राजा रहता है। सकराज उसका दूत जो रामगुप्त के पास संदेश लेके आया होता है, खिंगिल। फिर मिहिर देव है, मिहिर देव कौन है? जो सकराज के गुरु हैं। और कोमा है, कोमा कौन है? सकराज की पत्नी है, और मिहिर देव की पुत्री समान है, पुत्री है नहीं, पुत्री समान है, ऐसा कहा जाता है। तो ये पात्र थे कुछ मुख्य। अब देखते हैं नाटक के पंक्तियों के बारे में। ध्रुव स्वामिनी नाटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है। अब यहाँ पंक्ति नहीं दिया हुआ है, मतलब नाटक की पंक्ति नहीं है, ये एकदम कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि अगर आपने नाटक पढ़ा है लेकिन पंक्ति आपको याद नहीं है, थीम याद है, तो भी आप इस सवाल को सही कर लेंगे। और ऐसे सवाल मतलब आसान होते हैं, कठिन सवालों में इसे नहीं माना जाएगा। यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ कृति है। अभी हमने पहले ही बात किया कि यह सबसे प्रौढ़ कृति जो है प्रसाद की मानी जाती है। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। सही होने का मतलब कि ये पॉइंट सही है, असत्य यहाँ पूछा है, तो इसीलिए ऑप्शन में अगर ए आएगा तो नहीं होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए कहाँ कहाँ पे है? सिर्फ एक में है, या सिर्फ दो, ऑप्शन 2 में है, तो ए वाला कैंसिल हो गया। इस नाटक में अनेक स्थलों पर अर्थ वाक्यों की योजना है जो नाटक में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करता है। तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि कई जगहों पे अर्थवाक्य यानी कि उसका सजावटी और आर्थिक स्तर पे जो है, सॉरी, यहाँ अर्थ का अर्थ जो है, मतलब अर्थ जो है यहाँ पैसे से संबंधित नहीं है, बल्कि अर्थ जो है यहाँ शब्दों की गहराई से तात्पर्य यहाँ पे अर्थ से है। तो इसलिए कई जगह पे ऐसे प्रौढ़ शब्द भी हैं या प्रौढ़ कथन है जो कि बहुत गहरा संदेश रखते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन भी सही है, यानी बी भी उसमें नहीं आना चाहिए। तो बी 3 में भी है, 4 में भी है, तो आपका आंसर वैसे ही निकल गया डी, और ये सही है। लेकिन अब आगे भी देख लेते हैं।
इसका कथानक गुप्त काल से समृद्ध है और संबद्ध है और शोध द्वारा इतिहास सम्मत भी है। तो हाँ, ये भी पॉइंट सही है, क्योंकि शोध द्वारा इतिहास सम्मत है। इसके लिए जो है आप जब भूमिका पढ़ेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी ने खुद लिखा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये शोध द्वारा सम्मत है। जैसे कुछ इतिहासकारों में कुछ लोग पहले नहीं मानते थे कि रामगुप्त जैसा कोई पात्र एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसा माना जाता था, लेकिन शोध द्वारा बाद में पता चला कि नहीं, रामगुप्त एग्जिस्ट करता था। और बाकी गुप्त काल से है तो हमने बताया ही, जो चंद्रगुप्त नाटक है वो मौर्य काल से है, और जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसमें भी जो चंद्रगुप्त है वो गुप्त काल वाला है। तो सी पॉइंट भी सही है, यानी सी भी नहीं होना चाहिए। बाकी रंगमंच की दृष्टि से यह नाटक 4 अंकों में विभाजित है, तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि यह नाटक कुल 3 अंकों में विभाजित है। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, यानी गलत होगा, लेकिन ऑप्शन में रहना चाहिए डी, क्योंकि असत्य यहाँ पूछा है। और ध्रुव स्वामिनी की भाषा में वीरांगना को ओजस्विता नहीं है, ये पॉइंट तो एकदम गलत है, क्योंकि जो इसकी नायिका है, तो आप मतलब कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि अगर कोई किसी नाटक की नायिका होगी या किसी भी कृति की कोई नायिका होगी, तो वो वीरांगना या उनकी बातों में ओजस्विता तो होंगी ही होंगी। और यहाँ ध्रुव स्वामिनी की बातों में बहुत ओजस्विता है, क्योंकि वो खुद जो है मतलब सकराज के शिविर में जाने के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं। तो एक तरह से ओजस्विता काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट भी आपका ई गलत हो जाएगा, यानी डी और ई आपका सही जवाब है। ये आज का आपका आखिरी प्रश्न था, और 2024 दिसंबर तक के सारे प्रश्न हमने अब तक कर लिए हैं। अब बचा 2025, यानी 2024 का जो दिसंबर सेशन वाला एग्जाम था, यानी 2025 के 8 जनवरी को जो पेपर हुआ था वो बाकी है, उसको हम कल कर लेंगे। बाकी नाटक सीरीज कल अपना कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।